मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 कृषि पढ़ेंगे, है ना। कृषि में आज हम हरित क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है। हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, हरित और क्रांति से, ठीक है। तो हरित का अर्थ होता है फसल, है ना। हरित का अर्थ फसलों से है और क्रांति का यहाँ पर अर्थ है भारी मात्रा में वृद्धि होना, ठीक है। तो इस प्रकार हरित क्रांति का अर्थ है फसलों की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना, परिवर्तन होना, है ना। मतलब फसलों की मात्रा में वृद्धि होना, ठीक है, भारी वृद्धि होना, तो ये हरित क्रांति है, ठीक है। तो हरित क्रांति की शुरुआत हमारे देश में सन 1967-67 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो हरित क्रांति में होता क्या है, मतलब इसमें क्या हुआ, फसलों के उत्पादन में, है ना, तेजी से वृद्धि के प्रयास किए गए, ठीक है। तो इसके तहत इसमें उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, है ना, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया गया, है ना, ताकि फसल के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यही है, इसी को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति के चरण, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के चरण या अवस्था जो है ना, इसको हम दो अवस्था में इसका अध्ययन करते हैं, बांट के, है ना। पहला है 1967-67 से लेकर के 1980-81 तक, है ना। तो इसमें क्या हुआ, पहले चरण में इसमें कहा जाए कि इस अवस्था के दौरान हरित क्रांति का क्षेत्र था, है ना, वो अधिकतर देश में गेहूं और चावल तक ही ज़्यादा, ये है ना, वहीं तक की सीमित रहा, गेहूं और चावल तक के। ये 1967-67 से लेकर के 1980-81 तक चरण रहा उसमें, है ना। इसका दूसरा चरण होता है 1980-81 से 1996-97 तक, है ना। तो इसमें क्या हुआ, हरित क्रांति के जो प्रभाव है वो, है ना, चावल और गेहूं के साथ ये अन्य फसलों के क्षेत्र में भी, है ना, इसमें परिवर्तन दिखाई देने लगे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे हरित क्रांति की विशेषताएं। हरित क्रांति की हम यहाँ पर मुख्य विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी रही। तो पहला है उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग, है ना। तो कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक फसल, है ना, उत्पादित करने के लिए उच्च पैदावार वाले जो किस्म के जो बीज थे, है ना, उनका प्रयोग किया गया। जैसे कृषक पहले, है ना, परंपरागत तरीके से बीजों का प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें क्या किया गया, उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, है ना, जिससे क्या हुआ, फसल की पैदावार में तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरा है रासायनिक खादों का प्रयोग, है ना। तो हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों के साथ साथ, है ना, जो कृषि भूमि है, मिट्टी है, उसमें क्या है, उसको उपजाऊपन के लिए उसमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, है ना, जिससे फसल उत्पादन में विकास का क्रम देखा गया, है ना, तेजी से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा है कीटनाशकों का प्रयोग। हरित क्रांति के अंतर्गत कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, है ना, क्योंकि जब उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का ही प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, है, तो इससे जो फसल है वे अच्छे उत्पादन मतलब उसमें होने लगा। लेकिन साथ साथ क्या है, बीज भी अच्छे किस्म के मिल गए, है ना, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, तो साथ में, है, कीटनाशकों की फसल तैयार हो जाने पर जो कीट की जो समस्या है ना, ये अक्सर देखा जाता है फसल में। तो कीटनाशकों को प्रयोग करने से क्या हुआ, है ना, ये समस्या दूर हो गई, जिससे फसल उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। चौथा है सिंचाई व्यवस्था, ठीक है। तो उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं हो जाने के बाद, है ना, इसमें क्या होता है, कृषि के लिए मुख्य, है ना, सिंचाई की आवश्यकता होती है, जल की उपलब्धता होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, सभी साधन के होते हुए हमें, है ना, अगर सही सिंचाई व्यवस्था नहीं मिलेगी तो उत्पादन हमको उतना नहीं मिल पाता है। तो हरित क्रांति के अंतर्गत, है ना, ये प्रयास किया गया कि हमारे देश में जो कृषि भूमि है उसको, है ना, अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा देने का प्रयास किया गया। इसके लिए, है ना, जैसे नलकूप है, जलाशयों से पानी इकट्ठा करने की, है ना, ये सब व्यवस्था किया गया ताकि अधिक से अधिक फसल उत्पादन किया जा सके। तो ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हरित क्रांति की ये मुख्य विशेषता है। देखेंगे हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में, है। हरित क्रांति का फसल के क्षेत्र में हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे।
तो सबसे पहला प्रभाव है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, है ना। तो हरित क्रांति के द्वारा है ना फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ, है ना, जिनसे क्या है उत्पादन क्षमता जो है उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। तो इसके साथ साथ क्या हुआ है हमारे देश में जो कृषक है ना, उसमें क्या फसल उत्पादन करने की क्षमता अधिक बढ़ गई, है ना, वे आत्मनिर्भर हो गए। और साथ ही देश में अनाजों की जो कमी होती थी, है ना, तो उस समस्या से इसमें क्या है उसका समाधान मिल गया और देश में अनाजों की कोई कमी नहीं होती थी, है ना। तो सरकार क्या है इसके द्वारा अनाजों का स्टॉक अपने पास ना रख लेती थी, इसको क्या है आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता था। तो हरित क्रांति का प्रभाव यह है कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता है। दूसरा है निम्न आय वर्गों के लोगों को लाभ। तो हरित क्रांति के अंतर्गत फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिस तरह से क्या हुआ है ना पहले अनाजों का उत्पादन कम होता था, जिससे बाजार में उसका मूल्य बहुत अधिक होता था, ठीक है। तो अधिक मात्रा में फसल उत्पादित होने के कारण क्या हुआ, जैसे अन्य सामानों की अपेक्षा जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उसकी कीमतों में कमी आई, जिससे जो निम्न आय के वर्ग के जो लोग थे ना वो इसको पहले की अपेक्षा अब कम मूल्य में इसको कम दाम में खरीदने लगे, तो उनको इससे लाभ मिलने लगा, ठीक है। तीसरा है विक्रय अधिशेष। विक्रय अधिशेष है ना, विक्रय अधिशेष का अर्थ यह है कि पहले जब किसान है ना फसल कम मात्रा में फसल उत्पादन करते थे तो वो क्या है सिर्फ अपने ये कहा जाए कि सिर्फ खाने के लिए अपने मतलब खाद्यान्न उपलब्ध हो पाता था, ठीक है। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, है ना, तो वे अपने आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति अपने अनुसार रख करके, ठीक है, अपने खाने के जितने वो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उसको रख करके बाकी जो शेष फसल है उसको क्या है वो बाजार में बेच देंगे, जिससे क्या है ना उनको लाभ मिलने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार है ना वो अपने उपभोग के पश्चात है ना अपने उपभोग के पश्चात जो शेष फसल है उसको बाजार में बेच करके मुनाफा कमाने लगे, ठीक है। तो ये रहा हरित क्रांति के मुख्य प्रभाव। अब हम आगे देखेंगे हरित क्रांति की सीमाएं, ठीक है। हरित क्रांति हमारे देश में फसल उत्पादन के क्षेत्र में है बहुत महत्वपूर्ण रही और साथ ही साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहली सीमा यह है सीमित क्षेत्र, ठीक है, सीमित क्षेत्र। तो जो हरित क्रांति का जो क्षेत्र है ना वो संपूर्ण देश में प्रदेश में एक समान दिखाई नहीं देता है। इसका प्रभाव केवल कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि में बहुत ज्यादा देखने को मिला, है ना, और अन्य क्षेत्रों में ये कम दिखाई देने लगे। और अन्य क्षेत्रों में है ना इसका प्रभाव अपेक्षाकृत दूसरे जैसे हमने बताया पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश इसकी तुलना में है ना ये कम दिखाई देने लगे। तो इसकी पहली सीमा है सीमित क्षेत्र। दूसरा है किसानों की असमानता। तो हरित क्रांति में क्या हुआ, किसानों की असमानता का प्रभाव देखने को मिला, है ना। उन्नत बीज, रासायनिक खादों का जो प्रयोग है ये सभी किसानों ने नहीं अपनाया, ठीक है। कुछ किसान ऐसे थे जो अपने परंपरागत साधनों से ही कृषि करने लगे, ठीक है, जिस तरह से उसकी कृषि में जो पिछड़ापन था, है ना, और जो कम लाभ था वो उनको मिला। और जिन किसानों ने हरित क्रांति के अनुसार कृषि किया है ना, उन्नत खाद, बीजों, रासायनिक खादों का प्रयोग सब किया, तो वे क्या हुए ज्यादा लाभ कमाने लगे। इस प्रकार किसानों के बीच में आय का असंतुलन हमको देखने को मिला। तीसरा है खाद्य फसल तक सीमित, है ना। जो हरित क्रांति है वो खाद्य फसल तक ही सीमित रहा, ठीक है। और गैर खाद्यान्न फसल थे इसको है ना जो गैर खाद्यान्न फसल है उसका इसमें कोई लाभ नहीं मिला। तो ये हरित क्रांति की सीमाएं हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।